खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। ख्वाब था इकबाल का, ताबीर पाकिस्तान है। मेहनत अजदाद की तस्वीर पाकिस्तान है। खैबर पंजाब से सिंध बलोचिस्तान और कश्मीर तक एक रखती है जो जंजीर पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमारी तरफ से सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम और सुनो न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सुनो पाकिस्तान के इस खुसूसी शो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं उज़ैर मलिक और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जन्नत जमशेद। उज़ैर, आज हमारी अर्ज़े पाक की आज़ादी के 79 साल मुकम्मल हो गए हैं और पूरे मुल्क में आज़ादी का अजीमुल शान दिन कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर गली, हर कूचा और हर शहरा सब्ज़ो सफ़ेद रंग में रंग चुकी है। हर चेहरा शादमान है और हर दिल वतन की मोहब्बत से सरशार है। नाज़रीन, 2026 का साल हम सब के लिए बहुत ख़ास रहा। ईरान अमरीका सालिसी में गैर मामूली किरदार हो, खादमैन हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी हो, या फिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, पाकिस्तान नामुमकिन को मुमकिन बनाता चला रहा है और आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। बाकी जन्नत अगर देखा जाए तो बच्चे, बूढ़े, जवान और खातीन हर कोई अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का वालेहाना और बेसाख्ता अपने अपने अंदाज में इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। और मंजर ऐसा है कि जनाब दिल झूम उठे। कराची की साहली हवाएं हों या फिर खैबर की वादियां, गिलगित की फलकबोस चोटियां हों या फिर गवादर का पुरसुकून साहिल, हर समत हम देख रहे हैं कि सब हिलाली परचम लहरा रहे हैं और फसाएं अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही हैं। आज के दिन का आगाज तमाम मसाजिद और इबादत गाहों में मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। इस मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। तो आपको दिखाते भी और घन गरज तोपों की सुनवाते भी। तो तोपों की सलामी के मनाजिर आपने देखे। तो इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब हुई। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने परेड का मुजाहरा किया। पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस परेड का हिस्सा थी। रेंजर्स, आज़ाद कश्मीर और जीबी के दस्ते भी इसमें शरीक हुए। परेड में इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी, कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़्म के शानदार मुजाहरे ने दिल मोह लिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार फतह का इफ्तिताह की तकरीब के दौरान यादगार फतह की तामीर के हवाले से खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई है। जन्नत अगर बात करें, लाहौर की बात करें तो लिबर्टी पे तो कल क्या ही क्राउड था रात के, और इतनी आवाम थी कि इंसान सोचता कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी फेस्टिविटी जो है ना वो आज चल रही है और आवाम इस तरह से कि वहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो आज पूरा पाकिस्तान अपना 79वां यौम आज़ादी रिवायत, मिली जोशो जज्बे और फ़ख्र के साथ मना रहा है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक का ये सफ़र बिलाशुबा गैर मामूली और कुर्बानियों से इबारत रहा है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का नाम एक पुरअमन, जिम्मेदार और मजबूत मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी शदीद जंगी तनाज़े में पाकिस्तान की कलीदी सालिसी, हमारी सिफारतकारी ने खित्ते को एक हौलनाक जंग से बचाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती मिशन में भी हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी जाने वाली हमारी बेमिसाल कुर्बानी और दिफाई मैदान में भारत को दिए गए मुंह तोड़ जवाब ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। यौम आज़ादी के इस पुरमुसर्रत और तारीखी मौके पर कौम अपनी अफवाज को सलाम पेश करती है और उन तमाम कामयाबियों का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर दिफाई उमूर
एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर सबसे पहले तो अगर हम देखें पाकिस्तान की बात करें तो बताइएगा, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद क़याम पाकिस्तान से लेकर आज के दिन तक सबसे ज़्यादा गैर मामूली इवेंट्स आपकी नज़र में क्या रहे हैं? अगर कोई एक आप शेयर करना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। की तारीख में उस तरह तो हम नहीं हासिल कर सके वो मकाम अभी तक जो मेरा ख्याल कायद आज़म या हमारे आबा अजदाद ने सोचा था। एक खुशहाल मुल्क जहाँ इंसाफ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हों, हैव और हैव नॉट का गैप कम हो, तकरीबन दो करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर ना हों, ये तो नहीं सोचा होगा। बहुत सारे चैलेंजेस हमें रहे हैं, लेकिन एक मुल्क की जब भी सोवरेनिटी की, हमारे दिफा की जब भी मुसल्लह अफवाज ने जब भी उन पर जिम्मेदारी डाली गई है, तो पुरानी जंगों नहीं, ख़ास तौर पर जो पिछले साल का जो मार्का था मई 2025 का, और मैं क्योंकि पाक फ़ज़ाइया में तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा खिदमत अंजाम दी, तो मेरे लिए ये मार्का कह लें या अपॉर्चुनिटी कह लें या पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के हमने 8 जहाज़ तबाह किए थे, मेरे लिए एज़ पाकिस्तानी भी और पाक फ़ज़ाइया के एक फॉर्मर मेंबर के तौर पर भी बहुत खुशी, इंतहाई प्राउड मोमेंट था। और आई एम श्योर मेरे लिए नहीं सिर्फ पूरी कौम के लिए, बल्कि मैं पिछले साल इस मार्का हक के फ़ौरन बाद गैर मालिक में गया था विज़िट करने, लेक्चर को इंटरव्यू देने थे कनाडा, अमेरिका में, और वहाँ भी पाकिस्तानी ये शायद हमसे भी ज़्यादा वो खुश थे और प्राउड फील कर रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं। एक नई आइडेंटिटी थी, एक नई शनाख्त थी हमें, तमाम जो पाकिस्तान के लोग कहीं बाहर रहने वाले और बाहर के जो पाकिस्तानी हैं, तब को एक प्राउड मोमेंट हमें नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह सालिस का तारीखी और गैर मामूली किरदार अदा किया, इसने खित्ते के जोग्राफियाई और सिफारती मंजरनामे को किस तरह से तब्दील किया है? हमने जो खित्ते में जो हमारी मार्फत हुई वो तो बिल्कुल पिछले साल ही बदल गई थी, मई 2025 में, जब हमारे ईस्टर्न साइड पर जो हिंदुस्तान पर हमला किया, वो चाहते थे कि हमें एक सबक सिखाएं। जो वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं हम दहशतगर्दी में मुलविस हैं, वो एलिजिडली दहशतगर्दों को टारगेट करने इस बहाने आए थे। हमने जो सबक सिखाया, जो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की, हम तो उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट हो गए थे। दुनिया ने देखा कि ये कौम है 25 करोड़ लोगों की, जिसकी मुसल्लह अफवाज हैं, जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पाक फ़ज़ाइया है, वेल टेस्टेड बैटल हार्डन्ड एक फौज है, तो हमने वो सबक सिखाया। फिर आने वाले 11-12 महीनों में, जून जुलाई 2026 तक हमने देखा कि हमने सिर्फ पिछले साल हम एक रीजनल स्टेबलाइजिंग मुल्क के तौर पर उभरे थे, और इस 1.25 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ग्लोबल पीस मेकर या एक कंट्रीब्यूटर के तौर पर उभरे हैं। दुनिया हमारा एहतराम करती है, और जाहिर है जब हमारा एहतराम करती है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही जो तकरीबन 1.25 साल पहले हिंदुस्तान की थी। उन्होंने मिस एडवेंचर जो किया था, और उसके बाद आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान का जो एक अनफॉर्चुनेट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो रोल रहा था, उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ही अफसोसनाक डायरेक्शन में चली गई जब उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ छोड़ के इजराइल का साथ देना शुरू किया। तो दुनिया ने तब रियलाइज़ किया। तो जो अब हिंदुस्तान की रेलेवेंस है वो मैं नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के तजियनगर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत मकाम अपना हासिल किया है, और वही ज़्यादा। खालिद साहब, भारत की तरफ से मुसल्लत करदा किसी भी एडवेंचर का पाकिस्तान ने हमेशा ही मुंह तोड़ जवाब दिया है। मार्का हक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत की जग हसाई की, तो पूरी दुनिया गवाह है। क्या भारत अब पाकिस्तान को चैलेंज करने के काबिल रहा है? होंगी या जेड वर्सेस जेड होंगी, या नंबर का मुकाबला होगा, या पैसे का मुकाबला होगा, आने वाली जंगें वो मुल्क या वो साइड जीतेगी जो अपने लिए जंग इकोनॉमिकल करेगी, एफिशिएंट करेगी, इंटीग्रेट करेगी, और दुश्मन के लिए जंग महंगी कर देगी। आपने देखा मई 2025 में जो वाकयात हुए, हम हिंदुस्तान की निस्बत फाइनेंशियली भी कमज़ोर हैं, मिलिटरीली भी हमारी उस तरह स्ट्रेंथ नहीं है अगर नंबर वाइज सिर्फ मुकाबला करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम बैक किया हमने, एक ऑफेंस लॉन्च किया हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर, लेकिन हमने जो उनको सरप्राइज दिया वो शायद उनकी किताबों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इंशाल्लाह हम तो विद प्राइड पढ़ाएंगे ही। तो आने वाली जंगें टेक्नोलॉजी इंटेंस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी, साइबर कमांड की होंगी, सैटेलाइट्स की होंगी। जो दुश्मन के मूव को पहले देख पाएगा, जांच पाएगा, उसकी वैल्यूएट करके रिस्पांस दे पाएगा, और रिस्पांस पॉकेट्स में नहीं, रिस्पांस देगा एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्केस्ट्रेट करके, लाइक वन किल पिक्चर।
मल्टी डोमेन ऑपरेशन, एक डोमेन में काम करेंगे, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे फाइटर जहाज हो, चाहे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हो, चाहे ज़मीन पर बैठा हुआ रेडार कंट्रोलर हो, या ज़मीन पर बैठा हुआ साइबर वॉरियर कनेक्टेड हो सैटेलाइट से और इनपुट ले रहा हो। ये तमाम के तमाम अगर एक जान होकर नहीं लड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नहीं करेगी, उसको अपने इंटीग्रेट भी करना होता है। हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छे फाइटर जहाज थे, लेकिन मैं उनमें कमी ये देख रहा हूँ कि उन्होंने पीस टाइम में ट्रेनिंग उस तरह नहीं की थी, इंटीग्रेट उस तरह नहीं किया था, वन किल पिक्चर नहीं थी। और जिस तरह ऑर्केस्ट्रेट करते हैं हर एक मिलिट्री माइट या मशीन ने एक फोर्स की तरह एट द एंड डिलीवर करना होता है, वहाँ पे वो कमी थी। और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया का, क्योंकि मैं बेहतर समझ पाया हूँ ओवर द ईयर्स, मैं डॉक्यूमेंट्री 6-7 साल से बना रहा हूँ और मेरे लिए ऑनर भी है कि पाक फ़िज़ाइया ने मुझे कई दफ़ा एक्सेस भी दिया ऐसे एयर बेसिस का, पायलट्स के इंटरव्यू करने का, मैं अपने यूट्यूब पर डालता रहता हूँ। तो वो जब मैं देखता था तो मुझे खुशी होती थी, इवन इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी। जब ये जंग नहीं हुई थी तो मैं बेसिस पर विजिट करता था, पायलट से मिलता था, तो मुझे बड़ा प्राइड होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चंद महीनों में यही पायलट, यही इंजीनियर, यही एयर डिफेंस कंट्रोलर, यही टेक्नीशियंस, यही सिविलियन एंड द लीडरशिप पाक फ़िज़ाइया की और इस मुसल्लहबाज की ये इम्तिहान में डाली जाएगी हमारे दुश्मन की तरफ से। ना सिर्फ सुरखरू होकर निकले, बल्कि एक नया मकाम हमने दुनिया में अपना पाया। अच्छा सर, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, फ़ज़ाई बरतरी और एयर डिफेंस सिस्टम्स के मैदान में पाकिस्तान की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कैसे तब्दील कर रही है? से ही किसी वक्त भी हम नंबर पर, पैसों पर, तादाद पर तो इन्हिसार ही नहीं करते। डे वन से जब मैं एज ए यंग फाइटर पायलट या इवन कैडेट भर्ती हुआ था तो मुझे पता था और मुझे बता दिया गया था अपनी ट्रेनिंग के दौरान, हमारी इतनी हार्डन ट्रेनिंग थी, इतनी सख्त ट्रेनिंग थी, और जब हम पूछते थे कि हम इतनी सख्त क्यों करते तो उन्होंने कहा था हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है हमसे, तो हमने न्यूमेरिकली उनको नंबर बीट नहीं कर सकते, पैसों से हार्डवेयर ख़रीद के ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बे से, दूसरा बेहतर ट्रेनिंग से, और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में उनको बीट आउट करना है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आपने देखा कि मई 2025 में हमने सिर्फ 6 और 7 की दरमियानी रात नहीं, 10 तारीख को भी जितनी टनेज ड्रॉप की थी, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यूज़ किए थे, लॉइटरिंग मिशन यूज़ किया था, किलर ड्रोन यूज़ किए थे, वो तमाम के तमाम वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया का, जैसे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू पिछले 4-5 साल से जिस तरह उन्होंने एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म किया है, लिथैलिटी बढ़ाई है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस के बावजूद, जिसमें कोरोना भी शामिल था, उसके बावजूद जो आज पाक फ़िज़ाइया है ओवर द ईयर्स मेरा ख्याल है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इस रीजन में भी है। और इसका क्रेडिट सिर्फ प्रेजेंट लीडरशिप को नहीं जाता। एयर मार्शल असगर खान, जो मैं कहता हूँ एयरफोर्स फादर ऑफ द एयरफोर्स थे, एयर मार्शल नूर खान जो हमारे मेंटोर्स और रोल मॉडल हैं पाक फ़िज़ाइया के लिए, एयर मार्शल नूर खान, उसके आने वाले तमाम सरबराह, तमाम ने अपनी अपनी विजन, अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अपनी एफर्ट के ज़रिए पाक फ़िज़ाइया को सेकंड टू नन बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। और आखिर में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये इस सवाल के जवाब में कि अप्रैल 1948 को कायदे आज़म एक ही मिलिट्री एकेडमी अपनी ज़िंदगी में विज़िट कर सके और रिसालपुर तशरीफ़ ले गए। यही पाक फ़िज़ाइया है जिसके बारे में उन्होंने हुक्म दिया था इन अ वे अपनी स्पीच के अंदर, जो पाक फ़िज़ाइया उसको हुक्म समझती है। उन्होंने कहा था कि कोई भी मुल्क कमज़ोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन के निशाने पर होता है। पाक फ़िज़ाइया को, पाकिस्तान को चाहिए जितना जल्द हो सके अपनी एयरफोर्स मजबूत करे, जो दुनिया में किसी भी और एयरफोर्स से दूसरे नंबर पर ना हो। तो हम तो इसको हुक्म मानते हैं और आज भी हम पाक फ़िज़ाइया के नाम के नीचे लिखा जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन। यही कायदे का फरमादात है हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द ईयर्स हर एक लीडर ने कंट्रीब्यूट किया है इन द लाइट ऑफ कायदे आज़म के इरशाद। बिल्कुल, सब ने कंट्रीब्यूट किया इसमें। और खालिद साहब, जदीद दौर में हम देखें तो जहाँ पर जंगे मैदान से ज़्यादा डिजिटल महाज पर लड़ी जा रही हैं, बयानिए की भी हैं, आपको लगता है हम अपने कौमी बयानिए के तहफ़्फ़ुज़ ठीक अंदाज में कर पा रहे हैं? हमारे खिलाफ चैलेंजेस तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी का हमें सामना करना पड़ रहा है वो ये है, पिछले साल हम बहुत रेलेवेंट हुए दुनिया की नज़र में। और मैं जब मीडिया पे पिछले साल भी आया और बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किए कि ये अब आप कैसा देखते हैं, हिंदुस्तान के पास क्या ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, तो मैंने कहा था उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सामने से मुकाबला नहीं कर सके, वो पीछे छुप के वार करेंगे वो, और वो प्रॉक्सी वॉर है। और वही मैं आप देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक प्रॉक्सी वॉर। अब दुनिया के पास हथियार उनके पास रह कोई नहीं गया हिंदुस्तान के पास, कि दुनिया जान चुकी है कि किसने फ्रंट पे आके
मुकाबला किया, किसने शिकस्त दी, क्या नुकसान किसने उठाया, वो सब पता है। नो लेस देन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहते हैं। लेकिन उनके अलावा भी दुनिया में अब हम क्योंकि पहचान हुई है, तो हमें अंडरमाइन और कमज़ोर करने का यही एक तरीका है जो हमारा दुश्मन चलना चाहता है, कि हमें इंटरनली हमारी जो कोहेजन है, हमारा जो राब्ता है, हमारा जो आपस में एतमाद है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। हम चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। अगर पोलराइजेशन है तो दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करेगा। वो तो चाहेगा कि हम किसी तरीके से सुन्नी, शिया, सुबाइयत, सियासी पार्टियां इनमें बटे रहें। ये दुश्मन को फ़ायदा होता है। और वही वो बलूचिस्तान में एक डेवलपमेंट कर रहे हैं कि साथ से मरूमी का एहसास दिलाते हैं, उनका मीडिया कैंपेन चलाता है, फंडिंग करता है अपने सोर्सेज को केपीके। और तो वही ये एक चैलेंजेस ऐसे हैं। लेकिन ये कौम की रेजिलियंस बहुत है। ये पहले भी 80,000 से ज़्यादा शहादतों की कुर्बानी दे चुकी है, लेकिन अब हम नहीं उठाएंगे इस तरह की नुकसानात। इंशाल्लाह ताला कम बैक किया है मुसल्लह अफवाज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, मुख्तलिफ दोनों सूबों की जो है। तो आई थिंक मिलकर हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल, ताला। हम इंशाल्लाह हम मिलकर बहरान से निकल आएंगे। अच्छा सर, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और खून रेस जंग ने हमारी अस्करी हिकमत अमली और इंटेलिजेंस नेटवर्क को दीगर आलमी अफवाद से किस तरह से अलग और मुमताज़ बनाया है? जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास सर्वाइवल के अलावा हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हमने एवर रेडी रहना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पिछले साल दुश्मन को शिकस्त दी थी तो अब हम रिलैक्स कर जाएंगे, या अब हमने अबूर हासिल कर लिया है, या हम फतह से कामयाब होकर किसी सुस्त रवि में पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि पाक फ़िज़ाइया की तरफ से कंफर्म कर सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एक प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो हम उस पर नहीं स्लीप ओवर कर रहे कि हमने पिछले साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। एवरी डे बेसिस पे न्यू डेवलपमेंट का सोचा जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लीडरशिप उनके लिए रिसोर्सेज पैदा करती है, और हम एक एलिमेंट ऑफ लिथैलिटी पैदा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमने किसी दुश्मन पर कब्जा करना है जाके किसी मुल्क पर, इसलिए कि हम खौफजदा रखना चाहते हैं, हम डिटर करना चाहते हैं। और वही बेस्ट तरीका होता है कि आप तैयारी रखें। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि पले हुए घोड़े तैयार करो ताकि तुम्हारे दुश्मनों पर धाक बैठे। उस जमाने में घोड़े थे, आजकल यही जहाज हैं, टैंक्स हैं, सबमरीन्स हैं, जो हमारी मुसल्लह अफवाज जिनको कौम बैक कर रही है, वो हम तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में चैलेंजेस जरूर होंगे, लेकिन आप उसके कॉम्बैट रेडीनेस से, नियर वॉर लाइक ट्रेनिंग से, और सबसे बढ़कर जज्बा ईमान से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब, बदलती हुई आलमी जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान को आइंदा दहाइयों में किन तरजीहात पर काम करना चाहिए आपके नज़दीक? मौशी और दिफाई खुद इन्हिसारी बढ़ाने के लिए कौन से सख्त और जुर्रतमंदाना फैसले करने की ज़रूरत? देखिए, पिछले साल हमने अपना दिफा किया था जोग्राफियाई सरहदों का। उसको कहते हैं कि जोग्राफिक सॉवरेनिटी। अभी हमें बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के ऊपर। हमारी इकोनॉमिकली हम उतने सॉवरेन नहीं हैं। एक तरफ आप दुश्मन का आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन उसी साथ फिर हम IMF के बेल आउट का इंतजार करते हैं। उसी सांस में हम अपने दोस्तों से रोल ओवर की दरख्वास्त करते हैं कि कर्जे हमसे अभी ना मांगो, अगले साल ले लेना। तो ये आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कौमें जिनका तारीख में पढ़ा जाता है इकोनॉमिकली स्ट्रांग थी तो मिलिटरीली स्ट्रांग थी। ये नहीं हो सकता कि कोई कौम इक्तसादी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर कमज़ोर हो और चैलेंजेस का सामना करे और वो मिलिट्री तौर पर स्ट्रांग हो। ये कॉम्बिनेशन होती है। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपकी कौम विलिंगली आपको फंड भी करती है, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ाती है, आपके लिए कुर्बानियां भी देती है। तो आई थिंक सबसे बड़ा आने वाले चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो ताकि हमारी वो सॉवरेनिटी भी एक बहाल हो, और दूसरा सबसे बढ़कर कि हम इस मिलिट्री स्टैंडर्ड को, इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को, इस डिफेंस प्रोडक्शन को कायम भी रख सकें। और वो सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि हम इकोनॉमिकली सॉवरेन करें। और फिर दूसरा, इंसाफ दें अपने लोगों को जिनके बच्चे तालीम के लिए नहीं जा सकते, जिनको मैंने कहा 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वो क्यों बाहर हैं? हमें सीखना पड़ेगा क्या तरीके दुनिया ने अपनाए। पॉवर्टी एलिवेशन कैसे की थी, चाइना ने की है, बहुत सारे मुल्कों ने की है। तो कोई मैजिक तो नहीं होता किसी के पास, सिर्फ कमिटमेंट चाहिए होती है कि आपके, हमारे ऑलमोस्ट 30-40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ में है, यानी अंडर नरिश्ड है। हमने वो सीखना पड़ेगा कि क्यों हमने जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना था 14 अगस्त का, कायदे आजम को आखिरी वक्त डॉक्टर कर्नल लाई बख्श ने पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट है, कोई अफसोस है दुनिया से जाने का, क्योंकि वो आखिरी वक्त था उनका। तो कायदे आजम ने कहा था, मुझे एक अफसोस है कि जिन गरीब लोगों के लिए मैंने ये मुल्क हासिल किया था, अल्लाह ताला ने मुझे उनके लिए कुछ ज्यादा करने की मोहलत नहीं दी। तो हम सबको मिलकर कायदे आजम की ख्वाहिश को और उनके ख्वाब को पूरा करना चाहिए।
बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर जो ख्वाब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए देखा था कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वैसा पाकिस्तान हम बनाएं। बिल्कुल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, जैसा कि सर ने बात की कि मौशी मुश्किलात पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो दीगर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान ने उससे निमटना है, लेकिन साथ ही साथ अगर 2025 या 26 की बात करें तो पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में बहुत ही मस्बत तरीके से उभरा है और हर कोई पाकिस्तान का मोतरफ है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को अब जिन और महाजों पर काम करने की ज़रूरत है उन पे पाकिस्तान फोकस भी कर रहा है और उस पर बेहतरी के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, 1947 के अनमिट ज़ख्म अब तारीख के औराक में दर्ज हो चुके हैं। 14 अगस्त 1947 की हिजरत की क़यामत ख़ेज़ रास्ते पर जुल्म की ऐसी दास्तानें रकम हुई जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती। एक और हिजरत का अहवाल सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हीरो ऑफ पाकिस्तान सैयद मुश्तबा हुसैन साहब, जिनके ख़ानदान ने भारत के इलाके जौनपुर से हिजरत की और बंगाल के इंतहाई ख़तरनाक रास्तों से होते हुए बिलाखिर कराची मुंतकिल हुए। आइए बिला ताख़ीर सैयद मुश्तबा हुसैन की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने इस आज़ादी की क्या कीमत चुकाई। 1857 में अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर बाकायदा काबिज हो गए। और इसी के साथ तहरीक आजादी का आगाज हो गया। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों से आजादी के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी, मगर वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये बात मुसलमानों पर वाज़ेह कर दी कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। इसी बात ने दो कौमी नजरिए को जन्म दिया और मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखकर एक नए मुल्क का ख्वाब देखना शुरू किया। 23 मार्च 1940 में लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग के सालाना जलसे के बाद तहरीक ने जोर पकड़ा और आखिरकार अगस्त 1947 में तकसीम के नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सूरत में दो नए ममालिक ने जन्म लिया। लाखों अफराद ने हिजरत की और इस वतन की आब्यारी अपने लहू से की। हिजरत करने के अलावा बहुत से मुसलमानों ने पाकिस्तान आने की बजाय हिंदुस्तान में ही रहना मुनासिब समझा, मगर तकसीम के कुछ ही अरसे बाद कुछ को ये एहसास हुआ कि हिजरत करने में ही आफियत थी। इसी बात के पेश नज़र 50 की दहाई के अवाइल में बहुत से खानदानों ने पाकिस्तान की जानिब हिजरत की। इन्हीं खानदानों में से एक खानदान सैयद मुज्तबा हुसैन का भी था, जिन्होंने जौनपुर से हिजरत की और बंगाल के रास्ते कराची मुंतकिल हुए। इस दौरान क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, उनका अहवाल जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कहानी पाकिस्तान की में। पैदाइश तो खैर मेरी 10 जनवरी 1933 को हुई थी। तकरीबन कोई 9-10 क्लास में आया हूँ तो मुझे पता लगा कि कोई एक तहरीक सी चल रही है। फिर मैंने कहा ये तहरीक है क्या। कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ जो हमारे जो ग्रुप के लड़के थे उनसे, कि हमने कहा यार ये तहरीक वाली क्या चीज़ है। तो वो कहने लगे कि यार असल में हिंदुओं में और मुसलमानों में कुछ गड़बड़ हो रही है और वो अब कह रहे हैं कि हम इकट्ठा नहीं रह सकते। नतीजा ये है कि ये इसके बंटवारे तक की नौबत आ गई और 14 अगस्त 1947 को मैं मैट्रिक पास कर चुका था। और फिर ये हुआ कि मैट्रिक पास करने के बाद दाखिला जो मेरा हुआ वो RSKD इंटर कॉलेज में हुआ, जो राष्ट्रीय सेवक संघ का कॉलेज था। कट्टर किस्म के सारे वहाँ पर हिंदू प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल भी RSKD का था। हमारा उर्दू का प्रोफेसर भी वो राष्ट्रीय सेवक संघ का था। तो हमने कहा यह तो बहुत काम ख़राब हो गया यार, हम इस कॉलेज में दाखिल हो गए तो ये हमारे साथ ये हशर हमारा क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो इब्तिदा हुई है वो हुई है पंजाब में और बंगाल में, और बहुत आखिर में यूपी में शुरू हुए हैं। इसीलिए यूपी के लोग बहुत देर में मुहाजिर होके आए हैं यहाँ। अभी तक जौनपुर में बिल्कुल सुकून था, बहुत छोटा सा शहर था, वहाँ बड़े पुरसुकून लोग रहते थे। अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि करीब ही मस्जिद थी जिसे कहते हैं अटाला मस्जिद, बहुत बड़ी वो मस्जिद थी।
उसकी एक ख़ास खसूसियत ये थी कि उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे, इसलिए ताकि वो फ़कीर गरीब जिनका कोई मकान नहीं है, जिसकी मर्जी है वो आकर रहे, ना कोई उसका कहना चाहिए कि अलाटमेंट करने वाला था, ना कोई कब्जा देने वाला था, जो जिसकी मर्जी है चला जाए। वहाँ से पहली बार झगड़ा हो गया मुसलमानों और हिंदुओं का, क्योंकि वो हिंदू भी वहाँ आए फ़कीर रहने के लिए, मुसलमान भी आए। अब वो जिसमें रहता था मुसलमान वो गया था कहीं भीख मांगने, वो हिंदू वहाँ घुस गया था, वो निकल नहीं। नतीजा कि वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है। जब झगड़ा शुरू हुआ तो सबसे पहले तो हमारा कॉलेज बंद हो गया कि कहीं यहाँ भी वही फसाद ना हो जाए, या तो लड़के हिंदू मुसलमान सभी आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक तरकीब ये किया कि बाल्टी में पानी डाल के और पानी में मिर्चें घोल के, और वो पिचकारी जो होली में ये खेलते थे सारे, वो पिचकारी लेके और घूमते रहते थे। जहाँ कहीं मुसलमानों का मकान नज़र आता, दरवाज़ा खिड़कियाँ खुली हुई, वहीं वो फायरिंग उसकी करना शुरू कर देते, और वो पानी अंदर जब जाता, मिर्चों का अगर कोई भी सामने हो, आंखों में पड़ता तो अंधा हो जाता था। इसलिए मुसलमानों ने घर का दरवाज़ा ही बंद कर दिया, खोलने ही बंद। अब लड़के बच्चे कैसे निकले, मर्द कैसे निकले हैं, और सौदा सलफ किस तरीके से लाए, ये मसला। इसमें फिर मारपीट जो शुरू हुई है दुकानों पर, बाज़ारों में, इधर उधर दुकानों का लूटना, बाज़ारों का बर्बाद करना। नतीजा ये हुआ कि वो कत्ल गारत भी उसी में शुरू हो गया। उसके बाद फिर बच्चों का स्कूल से अगवा होना और गायब हो जाना। तो ये नतीजा ये हो कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया, और बड़ा कहने से बड़े कत्ल हुए वहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता। अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मुसलमानों के घर में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों की औरतें महफूज नहीं हैं, उनकी साड़ियों को जलाया जा रहा है। पीछे उस मुसलमान भी औरतें साड़ियाँ बांधा करती थी, उनकी साड़ियों में, लड़कियों की साड़ियों, लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, उनकी साड़ियों में आग लगाई जा रही है। इस चीज़ ने बहुत जन्म दिया इस चीज़ को कि अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो सकता, और जितने भी जलसे जुलूस हो रहे थे उन सबको नाकाम बनाने में हिंदू बड़ी कामयाबी से काम कर रहे थे। अच्छा, अब एक ऐसा वक्त आया कि मेरे वालिद साहब की दुकान में एक खुफिया कमरा था, जहाँ पर हमारे इल्म में नहीं था, हमारे यही पता था कि यहाँ पर आते हैं लोग, पता नहीं क्या करते होंगे, और दिन भर का अखबार इकट्ठा करके वहाँ इकट्ठा होते थे, और तबसरा होता था, उस पर बयानात लिखे जाते थे। तो हिंदुओं में बड़ा कहना चाहिए कि खलफशार पैदा हो जाता था। करते करते आखिरकार ये इत्तला मिल गई कि भाई यहाँ पर ये कार्रवाई कोई ना कोई हो रही है, इसलिए कि मेरे वालिद साहब की दुकान बिल्कुल कहना चाहिए कि थाने के सामने थी, सामने थाना था। वालिद साहब दिन भर देखते थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या। वहाँ से एक हिंदू सिपाही आया है। अब्बा परेशान हो गए कि ये मसला क्या बना है। उन्होंने कहा ये बात यही है। चुनांचे अब्बा ने तो उसी वक्त फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने कहा अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जो कुछ भी होगा देखें, अब चलें अपने मुल्क में। नतीजा ये हुआ काफ़िले तैयार हुए। तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि इस तरीके से ये हुआ है, तो अब्बा तो तुम्हारे गए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, तीसरे दिन तुम लोग पाकिस्तान आ जाना। मैं तुम्हारे फूफा को कह के जा रहा हूँ, वो तुम लोगों को बॉर्डर तक पहुँचा देंगे, मोनाबाव तक। अब चूँकि सारे बॉर्डर बंद हो चुके थे, सिर्फ बंगाल खुला हुआ था, इसलिए बंगाल के अलावा हमारे लिए रास्ता ही कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हम फिर अपने शहर से सब कुछ छोड़ के, घर वालों को छोड़ के आखिरकार चले। वो मेरी अम्मा को कह गए थे देखो, एक गिलास, 1 या 2 गैलन पानी का, एक जोड़ा कपड़ा अपना और बच्चों का सबका, और इसके अलावा 1-2 प्लेट और चमचा बस, और रोटी वोटी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। शीरमाल बनवा लेना, कनस्तर बड़ा होता है, उसके अंदर भर के वो रख लेना अपने पास। अब बस वही खा के, क्योंकि कोई तकरीबन 2 दिन लगे थे चिटागांग पहुंचते हुए। तो उस दौरान खाने पीने का बस ही रास्ते से कुछ लेके न खाना, क्योंकि हिंदुओं का स्टेशन सारा आएगा बीच में। चले गए हम अल्लाह का नाम लेके, पहुँचे खैर वहाँ अब्बा मिल गए। हमारे अब्बा ने फिर हमें चिटागांग, वो है गंगाबाड़ी वो कहलाती थी, पथरघट्टा इलाका था उसका, दरियाए कर्नाफुली के किनारे वो आबादी थी। तो उस आबादी में बहुत से लोग रहते थे।
बंगाली भी, बिहारी भी, हिंदुस्तानी भी, जो मुहाजिर थे उधर वो किराए पर उन्होंने दिया हुआ था उनको। उस बाड़ी में रहे हम, और बाड़ी में रहने के बाद फिर हमें वहाँ सुकून न मिला। तो अचानक मुझे वहाँ पर एक बीमारी हो गई, कालाजार। कालाजार बीमारी थी, वो ऐसी थी कि मुझे 1 महीना सवेरे शाम इंजेक्शन लगता रहा है। शुक्र है कि ठीक हो गया। तो फिर उस वैद्य ने, ये वैद्य इलाज कर रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वैद्य ने कहा कि देखें, आप ये अब बंगाल छोड़ दें क्योंकि आपको यहाँ की आबहवा सूट नहीं कर रही है। अगर अब आपको अटैक हुआ ना तो आप बचेंगे नहीं। अब्बा को बताया भी, अब्बा ने सुना, सुन के घर आया। अब घर आके एक और परेशानी शुरू हो गई कि अब क्या करें, यहाँ से क्या ले जाएं और क्या रखें और कैसे जाएं। बहरहाल कराची पहुँचे, कराची आके वहाँ रह गए। अब कराची रहने के नतीजे में ये है कि वहाँ पर ये मसला हमारे लिए बहुत बड़ा बन गया था कि किस इलाके में रहें, कहाँ रहें, है हमारे पास क्या, हम ले के क्या आए हैं। न सर्दी के कपड़े न गर्मी के कपड़े, वही कपड़े हैं जो हम धो धो के पहनते हैं। औरतों के न नहाने का बंदोबस्त तक, न रहने का बंदोबस्त, करें तो क्या करें। खैर वहाँ जिस तरह से वक्त गुजरा, इत्तेफाक से 1-2 फिर मेरे साथी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मिल गए, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो नतीजा ये हुआ कि फिर वहाँ से नौकरी मिली। नौकरी फिर मिल गई मुझे रियासत भावलपुर में। उस वक्त रियासत भावलपुर थी। खानपुर एक छोटा सा शहर था, वहाँ खानपुर में मुझे एज टीचर मुलाजमत मिली। बस अब वो खानपुर को ही मैं अपना वतन समझता हूँ। नौजवान नस्ल के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि उनकी तारीख की किताबें जितनी हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के असल मकसद से आगाह करें कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। जो कुछ इस मुल्क में हमारा है वो हमारी मिल्कियत है और हमने इसको बचाना है, हमने इसको गंवाना नहीं है। अगर गंवा दिया तो अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है कहीं भी आने जाने की, कहीं रहने की। इस मुल्क को अपना मुल्क समझकर यहाँ की हर चीज़ की हिफाजत करें, हर एक का ख्याल करें। किसी मज़हब और मिल्लत और फ़िरके के दबाव में कभी ना आए। ये सोचें कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। बिल्कुल जी, हमारे असलाफ ने, आबाओ अजदाद ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी और फिर इस वतन अजीज़ को हासिल किया जिसकी आज़ाद फ़ज़ाओं में आज हम सांस ले रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो ब्रेक के बाद सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, रवा माह 7 अगस्त को मक्का मुकरमा की सरजमीन पर एक ऐसा मुआहदा तय पाया जो कि इस्लामी भाईचारे की एक जिंदा मिसाल है। आलमी और इलाकाई सियासत का इस मुआहदे ने रुख मोड़ दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जिसे बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार अ न्यू एक्सिस ऑफ स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम का एक नया महवर करार दे रहे हैं। इस मुआहदे की सबसे अहम शिक ये है कि तीनों में से किसी भी एक मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला बाकी तमाम रुकन ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। बिल्कुल। और ईरान अमरीका कशीदगी, बहर अहमर और आबना हुर्मुज़ में पैदा होने वाले बहरान के बाद ये मुआहदा खलीज और मुस्लिम दुनिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप में एक ज़बरदस्त मोड़ है। नेटो की दूसरी बड़ी फौज रखने वाले तुर्की, आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान और माली दौलत से मालामाल सऊदी अरब का ये इत्तेहाद जहां एक तरफ भारत के स्ट्रेटेजिक हलकों में तशवीश पैदा कर रहा है, वहीं पर मिस्र की अदम शमूलियत पर भी गहरी बहस छिड़ गई है। इन तमाम मौशी, दिफाई और जियो पोलिटिकल पहलुओं पर तफसीली तज्ज़िये के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर, एक हफ्ता पहले 7 अगस्त को आज के ही जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन मक्कातुल मुकरमा में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। आपके ख्याल में इस मुआहदे की ज़रूरत क्यों महसूस की गई है और कितने इसके दूरस्त असरात हों? थैंक यू वेरी मच उज़ैर, आपको भी, जन्नत को भी बहुत आज़ादी का ये दिन मुबारक, दिस 79th। और आई थिंक ये नए पाकिस्तान की, मैं तो इसको कहूँगा कि पहला आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं। नया पाकिस्तान जब मैं कहता हूँ कि ये वो पाकिस्तान है जो मार्का हक के बाद वजूद में आया।
और इस नए पाकिस्तान को आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने सवाल भी किया है, इसका ताल्लुक भी इस नए पाकिस्तान से है उस रिजिलियंस से है जो पाकिस्तान की आवाम ने शो की, उस डिफाइंस से है जो हुसैनियत का मुजाहरा पाकिस्तान की आवाम और अफवाज ने किया, उस पोटेंशियल और उस ताकत से है जिससे आपने दुश्मन को, जो आपका लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको शिकस्त दी। अब इस नए पाकिस्तान का जो दुनिया है उसके साथ जुड़ रही है जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह है कि जो आपको आइसोलेट करना चाहते थे, जो आपको इर्रेलेवेंट समझते थे और करना चाह रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, उनको ये बहुत अच्छा जवाब दुनिया ने खुद दे दिया कि पाकिस्तान मिडिल पावर में एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ अपनी रीजन को बल्कि लिटिल बियॉन्ड द रीजन कैपेसिटी रखता है अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है। जो हमारी मीडिएशन भी हो रही है ईरान और यूएस के दरमियान, ये भी वो पाकिस्तान की, ये वो पावर है पाकिस्तान की इन डिप्लोमेसी, इन पॉलिटिक्स एंड इन मिलिट्री डोमेन खास तौर पे, क्योंकि ये नोशन ऑफ विक्ट्री जो मिलिट्री से आपने लिखा था वहां से क्राफ्ट हुआ है। तुर्की और सऊदी अरेबिया हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बहुत पुराने पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की लीवरेज है विद फ्रेंडशिप विद अमेरिका, लीवरेज है विद ईरान और सबसे बड़ी लीवरेज है विद चाइना। अब ये सारे वो अवामिल हैं जो पाकिस्तान को एक हब होता है ना, जैसे एक टायर होता है साइकिल का, तो हब के साथ स्पोक्स लगी होती है, तो हब में पाकिस्तान और उसकी स्पोक्स जो हैं वो बाकी रीजनल कंट्रीज को जोड़ के एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ ले जा सकती है। और इसलिए पाकिस्तान के इस रोल से लोग मोतरफ हो रहे हैं, और इस रोल की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा होगा कि न सिर्फ मिलिट्री डोमेन में बल्कि इकोनॉमिक डोमेन में, पॉलिटिक्स की डोमेन में और डिप्लोमेसी की डोमेन में आप देखिएगा, और ख़ास तौर पे जो अवाम है पाकिस्तान की वो बेनिफिट करेगी इस मुआहदे के साथ। सो दिस इज इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एक इम्पोर्टेंस है जो ये रोल मुआहदा प्ले करेगा जी आगे चल के। अच्छा सर, ये कहिएगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली हालिया जंग में हमने देखा कि ईरान ने जिस तरह अमेरिका की अस्करी कमज़ोरियों को वाज़े किया, आपको लगता है कि अमेरिका का खलीज से अड्डे ख़त्म होने का जो वक्त है वो करीब आ गया है और इससे सिक्योरिटी खला को पूरा किया जा रहा है? $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी अमेरिका का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। यस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की थॉट जो है वो पाई जा रही है। कंट्रीज जो हैं वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था जो अमेरिका ने प्रोवाइड करना था वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सका। लेकिन उसके अवामिल ये नहीं है जो आम तौर पर हम समझ लेते हैं कि अमेरिका की कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है प्रोटेक्ट करने की। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अमेरिका का और इजराइल का जो रिलेशनशिप है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अब अरब वर्ल्ड में अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी से ज़्यादा जो कंसर्न क्रिएट हो गया वो ये है कि अमेरिका क्या अपनी इजराइल को कंट्रोल कर भी सकता है या नहीं कर सकता, करना चाहता भी है या नहीं चाहता, और क्या इजराइल उसकी सुनने को तैयार है या नहीं तैयार है। तो वो जो इजराइल और यूएस का रिलेशनशिप है, देखिए ना, आप इधर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, नो वॉर करना चाहते हैं, आप बोर्ड ऑफ पीस बनाता है अमेरिका, इजराइल उसमें से निकल जाता है। आप एक लेबनान के ऊपर एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करते हैं, इजराइल कहता है जी मैं लेबनान को नहीं छोड़ूंगा, मैं निकलूंगा नहीं। आप एक टेक्निकल कमेटी बनाते हैं टू रन द अफेयर्स ऑफ गाजा, इजराइल उसको। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस वजह से अरब वर्ल्ड में फिर कंसर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कतर के बीच में हमास की लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की गई थी इजराइल की तरफ से, विच वाज ह्यूज एम्बैरेसमेंट। तो ये वो चीज़ें, वो सवालात तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, अरब वर्ल्ड इसके साथ और भी जुड़ेगा, और भी ममालिक आएंगे इसमें जुड़ेंगे, लेकिन वो इस वजह से नहीं जुड़ेंगे कि वो कोई किसी के खिलाफ वो महाज खड़ा करना चाहते, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का इतने जल्दी यहाँ से निकलना मुमकिन इसलिए नहीं है इतने जल्दी कि इनके कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं सेंट्रल कमांड है, कहीं यूरोपियन कमांड है, पूरे दुनिया में 750 से 800 के करीब इनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश करना चाह रहा था अमेरिका और इजराइल मिलके, और पॉलिटिकल प्रॉन्ग अब्राहम अकॉर्ड का था, वो अब आगे उस तरीके से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से पहले मूव फॉरवर्ड कर रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाहिद साहब, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो फौजी कुव्वत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है,
सऊदी अरब की माली ताकत है, फिर अमेरिका से खरीदा गया असलहा भी बड़ी तादाद में सऊदी अरब के पास मौजूद है, तुर्की की ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। इस मुआहदे से अब रुकन ममालिक को किस तरह से फ़ायदा मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी उज़ैर वी हैव हिट द ग्राउंड एंड वी आर रनिंग। ऑलरेडी एक मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन की एक सेटअप काउंसिल इस्टेब्लिश की जा रही है और प्रॉब्लली कुछ हो भी गया है। जो टर्की के डिफेंस मिनिस्टर उसने इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी भी डाली है, तो जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का फोरम्स होगा, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन होनी है, जॉइंट एक्सरसाइजेज होनी है, जॉइंट वेपन डेवलपमेंट की भी बात हो रही है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, वो जॉइंट होनी है। उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर इंटेलिजेंस के अंदर जाना है। तो ऑलरेडी दीज मैकेनिज्म्स आर बीइंग डिस्कस्ड। वरना देखिए ना, कई लोग कमेंट्री कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि बल्कि कागजों की हद तक ठीक है, अपने अपने हैं, लेकिन आई थिंक दिस टाइम द लीडरशिप इज वेरी क्लियर कि दिस इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। और जब ये चीज़ें ऑन ग्राउंड होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रीजन के अंदर, तो आप देखेंगे कि और भी ममालिक इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सो तो ऑलरेडी वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नेवी की एक, आपको पता है, सऊदी अरेबिया जो लीड कर रहा है एक टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया उन्होंने रेड सी और मेडिटेरेनियन के इश्यूज को देखने के लिए। वहाँ पे जो पाकिस्तान है वो अभी डिप्टी कमांडर के तौर पर वहाँ पे कल प्रॉबली वहाँ पे हुए हैं। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल जी। जाहिद साहब, मुआहदे की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक शिक शामिल है कि किसी एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब देखा जाए तो तुर्की जो है वो नेटो का रुकन भी है और इस मुआहदे का हिस्सा भी, तो क्या इस डेवलपमेंट में अमेरिका की रजामंदी भी शामिल है? देखिए, अपेरेंटली तो तीनों स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस कंट्रीज है, सॉवरन कंट्रीज हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्रिटिक नहीं हुई इतनी। जी, आपको पता है ह्यू एंड क्राई मच जाता है, तो अमेरिका ने इसको एक पॉजिटिवली इसको देखा है। तो उज़ैर वी हैव मूव फॉरवर्ड। दुनिया बहुत बदल चुकी है आज। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरन कंट्री अपने मर्जी के फैसले लेता है। जब पाकिस्तान में पुलवामा हुआ था, ये अभी पहलगाम का भी जो ड्रामा रचाया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बड़े प्रेशर डाले गए थे कि आप रिस्पॉन्ड न करें टू इंडिया, उनको फेस सेविंग दे दें, क्योंकि उस वक्त इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इसका एक वॉच डॉग का एक रोल था इंडिया का। था तो वॉच डॉग, लेकिन मार के हाथ के बाद वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये पेडिग्री नहीं है, ये स्ट्रे डॉग ही निकला है। बट एनीवे, तो उस वक्त पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आया था। पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्ड नहीं किया? क्या पाकिस्तान पे जब पाबंदियां लगी, सैंक्शंस लगी, तो पाकिस्तान ने अपने एटम बम नहीं बनाए, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को नहीं लेके गया? तो सॉवरेन कंट्री है। इंप्रेशन अनफॉर्चुनेटली ये दे दिया जाता है कि अमेरिका या किसी और फॉर दैट मैटर, वी हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर देयर पार्टनर्स, हम उनके साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन। इसी लीवरेज की वजह से आप मीडिएटर हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जिक्र करते हैं आपकी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का, और खासतौर पे जो मिलिट्री लीडरशिप की रिलेशनशिप है, इट्स अमेजिंग, इमैकुलेट। और हमने फ्यूचर में उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान में बहुत काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनरल साहब, और इस पे हमेशा पाकिस्तान की हम देखने की तारीफ भी की जा रही है, और इंडिया को बहुत दफ़ा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की भी जानिब से। लेकिन असल मसला ये सिर्फ तुर्की के हवाले से जो बातचीत थी अब वो हो रही थी, जो नुक्ता था उठाया जा रहा था कि वो नेटो का रुकन भी है, और इसमें नेटो ममालिक जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि एक और मुआहदे के अंदर तुर्की शामिल हो रहा है। तो वो तुर्किया जो था वो इसका मरकज था। जी देखिए, तुर्किया जो है, फॉर दैट मैटर कोई भी तीनों जो ममालिक हैं वो अपने बायलैटरल और अदर जो फोरम्स, अब पाकिस्तान रैट्स का हिस्सा है, पाकिस्तान के बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मैं तो खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूँ जी। हमारे तकरीबन हम अराउंड 100 कंट्रीज के साथ हमारे डिफरेंट एमओयूज हैं, कोलैबोरेशंस हैं, कोऑपरेशंस हैं, मिलिट्री कोऑपरेशंस हैं, बड़े स्टेडियम। अब जो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मुआहदा था ये 1982 से था, कतर के साथ हम करते हैं, बहरीन के साथ हम करते हैं, इजिप्ट के साथ हमारे फोरम्स हैं। तो बायलैटरल और अदर जो फोरम्स हैं उसके बीच में भी अगर है तो वो बाइंडिंग नहीं है कि आप किसी और फोरम में नहीं जा सकते। आप तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपनी प्रोटेक्शन सॉवरेनिटी के लिए किसी जगह पे जा सकते हैं, तो कोई बाइंडिंग नहीं है, वो उसका भी हिस्सा रहेगा। ऑफ कोर्स नेटो कंट्रीज अगर उसको रिस्पेक्ट करेंगी, अगर ऐसी चीज को टर्की के ऊपर होती है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगी उसके साथ मिलकर, जो आर्टिकल 5 है नेटो का उसके तहत। एंड सेकेंडली जो ये वाला मुआहदा है इसके मुताबिक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी टर्की के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो कोई किसी के खिलाफ
असल चीज जो मैसेज हमने भेजना है ना और बताना है, विच इज रियलिटी ऑल्सो, कि दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, दिस इज प्रो पीस एंड प्रो स्टेबिलिटी, दैट्स इट। बिल्कुल। अच्छा सर, चूंकि आज जश्न आज़ादी है और हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम बचपन में ये दिन कैसे मनाते थे, तो यही सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने बचपन में जश्न आज़ादी किस तरह से मनाते थे, क्या करते थे, कितने एक्साइटेड होते थे? जी बहुत एक्साइटेड जी। सबसे पहला काम तो करते थे कि उस वक्त वो जरा एंटेनास टीवी के होते थे, उसको टेरेस्ट्रियल क्या वो एंटेना होता, तो उसी की जो पाइप था छत के ऊपर, तो पहली खुशी ये होती थी कि उस पे हमने झंडा जाके लगाना है जी। और छतों पर ज्यादा टाइम गुजारते थे, और फिर साइकिल्स लेके दोस्त हम सारे फ्लैग्स लेके स्टिकर्स भी लगाया करते थे। तो एक डिफरेंट जोश होता था जी जश्न आज़ादी का। और मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक साहब का टाइम था 1985 ऑनवर्ड, हमने देखा कि पाकिस्तान में जश्न आज़ादी को एक सेलिब्रेशंस को बहुत बूस्ट लगा था जी 80s मिड 80s में। पहले इतना एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, लेकिन मिड 80s में इस 14 अगस्त को ईदों की तरह एक कलरफुल तरीके से, और जिस तरह कल इस्लामाबाद में तो इट वाज अ ह्यूज डे, कल जिस तरीके से मनाया गया, तो वो बचपन की वो यादें, वो झंडे, वो हमेशा याद रहते हैं। सर उस टाइम पर बाजे होते थे जो आजकल आप देख रहे हैं? बाजे होते थे, और उन बाजों की वजह से ही हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो हमें बहुत डांटने से ज्यादा जरा आगे उस वक्त जरा फिजिकल हैंडलिंग भी हमारी बहुत होती थी डिसिप्लिन में रखने के लिए। तो उनके जब कान में बजाते थे तो उसके बाद फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे जो कान अच्छा सुनते हैं ना, वो जब ग्रैंड मदर ने जो खींचे थे ना बचपन में, उसकी वजह से जरा दिल वो बड़ों की बातें भी और गुस्से वाली बातें बड़े अच्छे तरीके से सुन के डिसिप्लिन आ जाता था। तो बिल्कुल जी, बाजे होते थे, सेलिब्रेशंस होती थी, एक अब भी होती हैं, बट उस वक्त का जरा वो यादें डिफरेंट होती हैं। एंड होल डे वी वुड स्पेंड आउटसाइड, या छतों के ऊपर झंडे लगाते, गाड़ियों को झंडे लगाते थे, स्टिकर्स लगाते थे, तो ग्रेट सेलिब्रेशंस। बिल्कुल जी जाहिद साहब, और बचपन से ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। फिर सर्विस के दौरान जो है वो कौन कौन सी तकरीबात जो हैं ख़ास तौर पर इस दिन के हवाले से, किस तरह से जवान किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते थे और करते हैं, और यकीनन आपने भी आज बहुत सारी तकरीबात जो हैं वहाँ पर जाना होगा, मसरूफियात आपकी होंगी यौम आज़ादी के हवाले से? जी बिल्कुल ज़ैर, हम तो फौज में जो 14 अगस्त है वो पूरा एक रूटीन डे से उसको कोरियोग्राफ किया जाता है। सुबह जो दिन का आगाज़ है वो तमाम जो मिलिट्री की यूनिट्स होती हैं उनके बीच में सुबह कुरान खानी से शुरू हो जाते थे अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद, और उसके बाद फिर जो फ्लैग होस्टिंग होती है, फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मैसेज आया होता है वो पढ़ के तमाम जवानों को सुनाया जाता है फ्लैग होस्टिंग के बाद। और फिर दिन को जी एक सबसे बड़ी हमारी जो फौज की सेलिब्रेशन है वो उस दिन का बड़ा खाना होता है, जहाँ पे तमाम ऑफिसर्स जवान सब मिल के एक ही जगह पे बैठ के वो अपना खाना खाते हैं, लंच। और इवनिंग्स में कई दफ़ा कोई कंपटीशंस होते हैं, कोई मैचेस हो जाते हैं, या फिर रात को एक वैरायटी प्रोग्राम कह लें आप उसका, बट वो मखसूस होता है उस पाकिस्तानियत के थीम को मद्देनज़र रख के। तो होल डे इज़ वेरी बिजी। आज यहाँ इस्लामाबाद में भी हम रात को एक तकरीब में थे जो नई यादगार तैयार हुई है मार्के हक के बाद, वहाँ पर इट वाज अ ह्यूज सेलिब्रेशन। प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फील्ड मार्शल थे, बहुत से लोग आए थे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे शोहदा के एनओकेज नेक्स्ट ऑफ किन्स आए हुए थे जी। हम अपने शोहदा को 14 अगस्त को बहुत याद करते हैं। दे आर दी सेंट्रल। आज भी मेरे ऑफिस में यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, अपने शोहदा की जो हमारी तस्वीर हमने लगाई हुई हैं, और उनको याद करते हैं, क्योंकि उसी खून की पाकिस्तान की कहानी उज़ैर खून की कहानी है, खून की स्याही से लिखी गई है। तो ये अनमिट स्याही है, और तो इसने आगे जाना है। तो इट्स 14 अगस्त इज लाइक अ ईद फॉर अस। जनरल साहब, हम अब जो रात की तकरीब थी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़े विजुअल्स जो उसके थे वो भी बड़े कमाल थे। हमने देखा कि फील्ड मार्शल जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, किस तरह से वो घुल मिल गए थे, जो ऑडियंस वहाँ पर मौजूद थी। फील्ड मार्शल को देखा, दस्ते शफ़क़त भी रख रहे हैं बच्चों के सर पर, तो अब बड़ा खूबसूरत मंजर था। ज़रा तकरीब के हवाले से हमें अगर आप कुछ और बता सकें इनसाइड। देखिए, ये जो मोनूमेंट बनाया गया है, ये पाकिस्तान की जो मैं 4 चीज़ें हैं उसको वो शो करता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि एक तो डिफाइंस जो पाकिस्तान ने दिखाई, हुसैनियत जो दिखाई गई, बेसिकली उसके 5 वो पिलर्स बनाए गए हैं, महराब हैं उसके अंदर, सॉरी,
जो पहले तो हमारे जो पांचों रुकन हैं इस्लाम के वो बताए गए हैं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की अवाम है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है और जो पाकिस्तान का मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर के तौर पर वहाँ पर दिखाया गया कि उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो और जिसके ऊपर जो स्टोन लगाया गया है वो वही स्टोन है जो खाना काबा में इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी जो इस्लामी रवायात या इस्लामिक जो एक बेस है, फाउंडेशन वहीं से हुई है। फिर प्रेसिडेंट वाज देयर, प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, फील्ड मार्शल, तमाम आर्म सर्विसेज के लोग, मीडिया के लोग थे, और फिर जिनसे आप कह रहे हैं ना घुल मिल गए थे, एक्चुअली ये हमारे जो शोहदा हैं उनके नेक्स्ट ऑफ किन थे, उनकी फैमिलीज थी जी सारी, वो आई हुई थी। और उन बच्चों को याद किया गया जिनको इंडिया ने, आपको याद होगा इर्तज़ा 7 इयर्स का, वो हवा हमारी बच्ची 4 साल की, जिनको शहीद करके टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था जी, हमने टेररिस्ट मारे। तो एक ह्यूज स्पिरिट थी और एक यूनिटी का मैसेज गया, बड़ी अच्छी स्पीचेज हुई। देखिए यूनिटी के बगैर आप बढ़ नहीं सकते। तो एक ये मॉन्यूमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है जो, और ख़ास तौर पे जो बच्चे वहाँ पे गाने गा रहे थे, छोटे बच्चे, उनके लिए बड़ी ये यादगार तकरीब रहेगी। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, रिप्रेजेंटिंग ऑल सेगमेंट्स, एंड ह्यूज एक्टिविटी थी जी, ग्रेस और स्टेचर के साथ जो कमेंसरेटिंग है विद द ग्रेस एंड स्टेचर ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। बिल्कुल जी, और बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल्स जो हैं जनरल साहब वहाँ से आए और हम उन्हें अभी देख फिर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी तकरीब जो थी उसका इनेकाद किया गया। और बिल्कुल इस मुल्क की अगर हम देखें तो बुनियादों में शोहदा का खून शामिल है और उन्हीं की वजह से आज हम इन आज़ाद फ़ज़ाओं के अंदर सांस भी लेते हैं और बिल्कुल हमारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। तो यकीनन उनको भी खराज तहसीन जो है वो कल की तकरीब में भरपूर तरीके से पेश किया गया। ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो ब्रेक के बाद सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। आज 14 अगस्त का दिन मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि 14 अगस्त के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उज़ैर होते हैं वो बच्चे होते हैं। घरों को सजाते हैं, गली को सजाते हैं, घर की छत पर झंडा लगाते हैं और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि बच्चे ना मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी शिरकत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं स्कूल में थी तो इस दिन हम स्कूल जाते थे और वहाँ जाकर तकरीरें करते थे, पोइट्री करते थे, परचम कुशाई की तकरीब बाकायदा तौर पर होती थी। और आपने इतना बचपन का जिक्र कर ही दिया तो हमने कहा बच्चों को इनवाइट किया जाए जिनके बिना जनाब जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो अधूरा है। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में दो बड़े ही प्यारे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। मानूर हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा मूसा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को जश्न आज़ादी एक तो बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो मानूर आप हमें बताएं कि क्या तैयारियां की हैं। आपके कपड़े तो बड़े ज़बरदस्त हैं, पता चल रहा है कि आज आप जो है ना भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हैं। घर को सजाया आपने, डेकोरेट किया है, परचम लगाया है, घर पे क्या किया? हमने भी डेकोरेशन करनी है। अच्छा भी करनी है डेकोरेशन आपने, तो क्या करेंगे आप, कैसे सजाएंगे घर को? हम झंडियाँ लगा के। झंडियाँ लगाएंगे। तो आपने शॉपिंग कर ली है? जी। बाजा भी ले लिए? पसंद है आपको बाजा? आपको भी मूसा बहुत पसंद है। तो क्या करते हो? बाजा मतलब पूरे मोहल्ले में घर में बजाते रहते हो? तो घर वाले जैसे बाजा बजाते हैं ना वैसे ही आपने बोलना है, जिस तरह बाजे की आवाज आती है ना उस तरह से आप बोल के हमें बताएं। सरल आगे नहीं बताना आपने, हम ये भी बताएं कि आप पहले तो ये बताएं कि साइकिलिंग भी करते हैं आप? तो उस पर आप अपना परचम वगैरह लगाते हैं, आप फ्लैग लगाते हैं उस पर? ठीक है। तो झंडियाँ लगाने में आज किस किस की हेल्प लेने वाले हैं? पेरेंट्स को भी आज आप अपने कहेंगे कि हमारे साथ हेल्प आउट करें, या अपने दोस्तों को आपने बुला रखा है कि आपके साथ डेकोरेशन करवाएं? कजन्स जो हैं। अच्छा वाह जी, आज कजन्स जो हैं उनका गेट टुगेदर भी है जन्नत। बिल्कुल। अच्छा महानूर, आप क्या प्रिपेयर करके आई हैं आज के लिए? स्पीच। तो फिर आप सुना दें हमें स्पीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये ज़मीं खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारों, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारों। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माहनूर इमरान है। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है उसका उन्वान है मेरा पाकिस्तान। वाह। सदर आली मरतबत, जब मैं तारीख़ का मुताला करती हूँ
तो ख़ुद को कई बरस पीछे महसूस करके देखती हूँ कि अज़्म यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद के अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर, मेरा पाकिस्तान। जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बन के उभरा तो दुश्मन जलकर कहने लगे कि चंद माहों साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख़ मंज़र देखती है कि हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम और दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वाह, सदर आली वकार, हम हर मास पर साबित कदम रहे। हम अपनी तरक्की की मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे ही बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह। हम अकल के मैदान में शाह लतीफ़ बने, हम क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, हम तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब बात आई मुल्क की हिफाजत की तो हम मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर तुफैल बने। हम कायद के सिपा सलार बने, हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया, और हमारी अफवाज आज भी अपने सरहदों पर सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी है और दुश्मनों को ये पैगाम देती है, हम वो कौम है जो जड़ से जबड़ मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम कैद से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया है, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान वाह, जिंदाबाद। बड़ी बहुत बेहतरीन। खूबसूरत मानूर, आपके लिए तो मैं लाजमी क्लैप करना चाहूँगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है, और देखे किस तरह से उतार चढ़ाव, वो जो तकरीर के दौरान आपने रखना होता है अल्फाज के साथ, तो बड़ी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन थी मानूर। तो कौन करवाते हैं आपको तैयारी? मेरी मम्मा। मम्मा करवाती हैं आपको तैयारी, लिख के भी वो देती हैं और आप उनको सुनाती हैं, फिर बताती हैं कि यहाँ पे ऊंचा बोलो, यहाँ पे रुक जाओ, सब वो बताती हैं। जी। तो मानूर, आपने बेहतरीन हो गया। तकरीरी मुकाबले भी जीते हैं, आपको इनामात भी मिले हैं, शील्ड्स भी मिली हैं। जी। जबरदस्त। और फिर आपके स्कूल में तो बड़ा आपको अप्रिशिएट किया जाता होगा, वो जहाँ से भी आप जाती होंगी वो कहते होंगे कि ये लड़की स्पीच बहुत अच्छी करती है। अच्छा, अब मूसा, आप हमें आज क्या सुनाने वाले हैं? आज के दिन के हवाले से आपने क्या जो है वो तैयार कर रखा है, बताएं आप। शायरी सुनाने वाले हैं? वाह वाह वाह, तो मूसा फिर सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन हम तुझसे अहदे वफा करते हैं, ए वतन हम तुझसे अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम तुझ पे जान फिदा करते हैं। ना पूछो हमारे ज़माने में क्या कहानी है, ना पूछो हमारे ज़माने में क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है हम पाकिस्तानी हैं। है जुर्म अगर अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। खूबसूरत, वाह। खूबसूरत। तो इसके अलावा और कुछ प्रिपेयर किया आपने? कोई सॉन्ग, कोई मिली नगमा आप दोनों को आता हो? दिल दिल पाकिस्तान। आपको तो आता होगा, आपकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है महलूर, आप सुना दो। दिल दिल पाकिस्तान सुना दो, हम भी साथ गुनगुनाएंगे। हम भी आपके साथ हैं, चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। भाई वाह, क्या बात है, अब हमें जबरदस्त। अब अपने लिए भी क्लैपिंग कर। मैं अपने लिए भी क्लैपिंग कर रही हूँ, लेकिन इनको देख के ना हमें बचपन याद आ गया। हम भी इस तरह 14 अगस्त वाले दिन जाते थे, मिली नगमा गाते थे। महनूर मूसा बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, और आपने बड़ी अच्छी तकरीर की, आपने बड़ी अच्छी पोइट्री की। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, 14 अगस्त 1947 नक्शे पर सिर्फ एक तब्दीली का नाम नहीं था, बल्कि ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक और सबसे ज़्यादा कुर्बानियों से लबरेज हिजरत की दास्तान भी है।
जब तकसीम हिंद का ऐलान हुआ तो लाखों खानदानों ने अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनें, बने बनाए मकानात और जायदादें छोड़कर सिर्फ एक नाम पाकिस्तान की खातिर हिजरत की। बिल्कुल, और इन्हीं तारीखी और नाकाबिले बयां वाक़यात के जिंदा गवाह शफीक जंजुआ भी हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि शफीक जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस हिजरत के दौरान रूनुमा होने वाले होलनाक और ईमानी वाक़यात की आप बीती खुद सुनाएंगे। तो आइए उनसे जानते हैं कि हिजरत का सफ़र कैसा रहा। बर्रे सगीर सदियों से कसीरुल नस्ली, कसीरुल मजहबी और कसीरुल लिसानी खित्ता रहा है। अंग्रेजों की आमद के वक्त बर्रे सगीर में दरअसल मुसलमान ही बड़े स्टेक होल्डर्स थे और सबसे ज्यादा मुसलमान ही बरतानवी इस्तबदाद का निशाना बने। अंग्रेजों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत मुआशरती तकसीम की हौसला अफजाई की तो सदियों से खामोश हिंदू भी अंग्रेज की हिमायत पर उतर आया। यही तहरीक पाकिस्तान का नुक्ता-ए आगाज था। सर ह्यूम ने ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी तो देखते ही देखते हिंदू अक्सरियत का इस गैर सियासी प्लेटफॉर्म पर गलबा हो गया। ज्यादातर मुसलमान या तो बददिली के बायस खुद ही इस प्लेटफॉर्म से दूर रहे या उन्हें इरादतन दूर रखा गया। इसी हिंदू अंग्रेज गठजोड़ और मुतासिबाना रवैये ने आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कयाम और फिर तहरीके आजादी पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 1906 से शुरू होने वाली कहानी 1940 से होते हुए 1947 तक पहुंची तो इस किताब का हर सफा लहू रंग हो चुका था। आज कई दहाइयां गुजरने के बाद भी शफीक जंजुआ की बूढ़ी आंखों के सामने वो अलमनाक मनाजिर जिंदा और जावेद किरदारों की तरह जिंदा हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफीक जंजुआ है जी, और पैदाइश मेरी जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। पट्टी में, पट्टी को यूँ समझ लीजिए कि लाहौर से 52 किलोमीटर, अमृतसर तकरीबन 52 किलोमीटर पट्टी, ये हरीके रोड वहीं जाती है, और तकरीबन 52 किलोमीटर कसूर और अमृतसर के बिल्कुल दरमियान में थी पट्टी। अक्सरियत मुसलमानों की थी वहाँ। हिंदुओं का था एक वो बाज़ार, हम नया बाज़ार कहते थे उसको, उसके अंदर था वो बड़ी बिल्डिंगें, 2-2 मंजिला उनकी। चूँकि वालिद साहब टीबी के मरीज़ थे तो वहाँ एक पूज था हिंदू, उससे दवाई लेने जाता था, इसलिए वो उन्होंने जंगला दरवाज़ा गेट जो था ना वो सरिये के बनाया हुआ था गेट, तो उस वहाँ अंदर जाता था दवाई लेने, तो वहाँ वो बड़े आलीशान 2-2 मंजिला मकान थे जी उनके। हमारी एक ताज़ा मशीरा फौत हो गई वो मगरिब के वक्त, तो मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था मस्जिद में, तो इतनी काली आंधी आई कि यानी हाथ सुझाई नहीं देता था। फिर बैठ के घर पहुँचे, और फिर जब पाकिस्तान बनना था उस वक्त सुर्ख आंधी आई, जैसे आग लगी हुई है। तो उस ज़माने में सुर्ख आंधी को कहते थे जी को कत्ल हो गया। कत्ल यही था कि पाकिस्तान बनना था। जब पाकिस्तान बना जी तो मेरी उम्र 10 साल थी, तो जुलूस निकलते थे, तो हम चूँकि बच्चे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब क्या ला इलाहा, हम भी वो जुलूस में शामिल हो जाते। लेकिन 14 अगस्त तक तो वो इलाका पाकिस्तान में था। पट्टी, ज़िला गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, ये सारा पाकिस्तान था। 17 को इंडिया में चला गया। फिर वहाँ से हमें हिजरत करनी पड़ी। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम जाएंगे, फिर ये था कि चंद दिनों बाद वापस आ जाना है। हमने बेसमेंट, पहले भोरा कहते थे, फिर तह खाना, फिर वो उसका बेसमेंट, उसमें सारा सामान रखा, तो छत डाल दी सीढ़ियों पे। तो स्टेशन पे हमें भी चल गया कि भाई वो तो जबरदार नहीं थी ना, वो निकाल के ले गए। उसे पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुसलमान उधर रह जाता। और कसूर से एक ट्रेन हमें लेने के लिए आई। कुछ तो हमारे अजीज़ चले गए ना, वो हमारे अजीज़ थे, सब्ज़ी सप्लाई करते थे, आशिक उनका नाम था। तो वो मिलिट्री का ट्रक ले आए, तो लेडीज़ ज़्यादा उसी में बैठ गई। वालदा ने गई, हम बच्चों को छोड़ कर नहीं जाएंगे। रेलवे स्टेशन और रास्ते के दरमियान में थाना था, वो टीला था कि उसके ऊपर थाना था।
तो वो रास्ते में जाने नहीं देते थे कुछ, वो जो कुछ भी था वही रखा लेते थे। ज़ाहिर है वो गिलास या जग पानी का बस, और तो कुछ नहीं था। तो फिर वो कसूर से एक ट्रेन लेने आई हमें, वहाँ से पट्टी से 10 किलोमीटर बुलटोहा एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। वो छका छक आया, ज़मीन में धंस गया। फिर वो उन्होंने कहा भाई अब वो तो निकलने से रहा, अब 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। वो इस तरह हम कसूर पहुँचे। फिर वो आ गया, वक्त आ गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन हम चूँकि 14 अगस्त को हमारा पट्टी, पठानकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर ज़िला ये सारा पाकिस्तान था, 17 को इंडियन चला गया, इसलिए हमने ईद की नमाज वही पढ़ी थी। फिर उसके बाद लाहौर आ गए। लाहौर भी हमने ये जो ज़िम्मेदार अखबार था, अब वो होटल हो गया, उसके सामने पीली बिल्डिंग मेरा ख्याल आज भी है, वहाँ शायद 1 के 2 दिन हम रहे। वो हमारे वहाँ दाना आदमी थे, छोटे से कद के, अब्दुल मजीद करशी, उनको अलाट हुई थी। उसके बाद गुजराले चले गए, तो मकान अलाट हो गया हमें। वो मकान कार्नर में था, ये जो गुजराले मकान था ना हमारा, कार्नर में था, गली थी और बाज़ार था मेन। हमारे मकान से गुलाम दस्तगीर, इनके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन पहलवान, इनका घर था। और इनके घर में कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी उस ज़माने में। इन्होंने करोला नहीं थी, कोरोना ही थी उस वक्त, 15,500 में की नई निकाली थी। उधर ना एक थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, उनके बड़े भाई थे अमानुल्लाह बेग, वहाँ गुजराले उनको बाग भी अलाट हुआ था। वो लैंडलॉर्ड थे उस ज़माने में। उनके कोठी में जो पैसे ही था ना, 2-2.5 फुट 2 फुट ही ऊंचा होगा, तो ग्रासी प्लाट था। उस ज़माने में मैंने देखा कि सुर्ख रंग का एक जनरेटर पड़ा हुआ था, और फिर उन्हें अंदर वो हर की हनूत की हुई, वो गर्दन भी लगाई। वो चूँकि हमारे जो ताया जान थे ना, उन्होंने मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग हमारे घर आए, सारी थाना जो था ना, वो सारी पुलिस भी साथ उसके, तो कोठा पड़ गया। तो उन्हें पता चला कि ये हाजी सराजुद्दीन साहब ताया जी ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा इनकी तो बरादरी बहुत है, तो मैं तो रह जाऊँगा। फिर उन ताया जी ने कहा भाई हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हमने क्या इलेक्शन लड़ना है। फिर वो ज़माने में उसकी हिमायत की, फिर उसने बहुत इज़्ज़त की मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग ने। यहाँ भी एबट रोड पे उन्हें कोठी अलाट हुई थी मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। बल्कि जब वो हिजरत करके आया ना कसूर, तो वहाँ वो MLA, वो जिसे हम PA कहते हैं ना, उस ज़माने MLA थे होते थे, वो इलेक्शन जीते थे। हमारे तायादाद भाई थे, वो अक्सर ना चले जाना कई दिन, तो जब वापस आना तो सब बैठ जाना कुंबे ने। उसे पूछे कहाँ गए थे, कहाँ रहे हो, बस कोई जवाब नहीं, पर आखिर सारे उठ के चले जाते थे। वो उस वक्त बम्बई में थे जब पाकिस्तान बना, तो फिर उन्होंने कराची में चले गए, वहाँ उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा कारोबार था। सब बहुत हो गए जी, चले गए। हमारे जो बड़े ताया जान थे चिरागुद्दीन, वो असल में थे क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट या कुछ, नक्शा नवीस कहते थे उनको। तो वो नक्शे आज भी वही कागज़ नक्शे पे आते हैं, हल्का सा सब्ज़ रंग का, नीले रंग का, वो भी कागज़ नहीं होता, आज भी वही है, उस ज़माने में वही थे। तो नक्शा नवीस थे वो। तो शादी तो उन्होंने नहीं की, बल्कि 2-2 दर्जन अंडे खा जाते थे। तो जब छिलके उनके बाहर गली में फेंकने, तो जिससे ना होना था उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा बीमार है लगता है। इनके एक बड़े भाई थे मोहम्मद शफ़ी, वो बड़े भाई शफ़ी थे, सादिक साहब थे, फाजिल थे, यूसुफ थे। वो मुझे कराची ले गए, उन्होंने कहा ये ईमानदार लड़का है तो वहाँ कराची
चुका उनका कारोबार। तो कारोबार क्या था, सीढ़ियों में किराए पे ली हुई थी जगह, वहाँ ये धोतियाँ वगैरह चारखाना वो बेचते थे। तो कुछ देर रहा मैं वहाँ कराची में। तो उस ज़माने में ना फारग टाइम पे हम थिएटर वहाँ चले जाते थे इतवार के दिन। तो एक दिन वालदा ने कहा कि मुझे पता है तुम कहाँ जाते हो, अब जाके देख लो। वो दिन आज का दिन फिर उसका रुख ही नहीं किया। हालांकि मैं चला भी जाता तो क्या पता चलना था, नहीं गया। ये बात ध्यान में रखें कि आपने किताबों में पढ़ा है या सुना है, प्रोग्राम में सुना है, मैंने पाकिस्तान बनते देखा है अपनी आंखों से। पैगाम नौजवानों को ये है कि यार ये बड़ी मुश्किल से बना पाकिस्तान। बहुत कत्ल गारत हुई है बहुत इलाकों में, हमारे नहीं हुई तो वो अलग बात है। बहुत कत्ल गारत हुई, ट्रेनों की ट्रेनें उन्होंने कत्ल करके भेज दी। इसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो, सही करो, इसी से कुछ हासिल होगा। खाली वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, बस कोशिश करो। बिल्कुल, जब भी हम अपने बुज़ुर्गों की बातें सुनते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा तो अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से उज़ैर नहीं बन गया। बड़ी बहुत- दर्दनाक बिल्कुल, दास्तानें हैं ये तो शफीक साहब की जैसा कि हैं। वो और कह रहे भी थे कि ट्रेनें जो हैं उनमें जो लोग मौजूद होते थे जो कि हिजरत कर रहे होते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। बिल्कुल जन्नत, जिस तरह से खौफ के आलम में हिजरत की, माइग्रेट किया और फिर अपने वतन अजीज़ में पहुँचे, ये एक बड़ा कठिन और मुश्किल सफ़र था। और बिल्कुल शफीक साहब ने जो बातें की तो जिम्मेदारी भी आयद होती है हमारे पे जनाब कि अगर हम यौम आज़ादी मना रहे हैं तो ठीक है आप बाजा बजा रहे हैं बजाएं, लेकिन कोशिश करें कि आज के दिन कोई एक पौधा लगाएं, कोई एक दरख्त, ताकि जो कल को बन सके। कुछ इस तरह की आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी कंट्री के लिए। और ये मत सोचें कि कंट्री ने आपको क्या दिया, आप ये सोचें कि इस वतन को आपने क्या दिया, आपने इसमें क्या, इसकी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए इसमें अपना हिस्सा डाला। ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हम करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, मतलब अकेले हम करेंगे तो क्या ही तब्दीली आ जाएगी। लेकिन तब्दीली हमेशा इनफरादी तौर पर आती है। आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं, आपको देख के 10 लोग आएंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए मुझे जन्नत जमशेद और उज़ैर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।